हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी क्रैकर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज से पॉलिटी का सेशन शुरू कर रहे हैं। तो पॉलिटी का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग पॉलिटी का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है उसको जानने के लिए ये सेशन लेकर के आए हैं। जो हिस्ट्री रहा है हमारे पॉलिटी का, या फिर हमारे जो संविधान है जो अभी आज दिख रहा है, इसके विकास के क्या क्या क्रम थे, कौन कौन से एक्ट इससे पहले आ चुके थे, इन सब को हम लोग देखेंगे। तो इनसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारे देश में जो अंग्रेज़ों का जो शासन रहा उसको हम दो चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी रूल, जो 1773 से लेकर के 1858 तक का रहा, और दूसरा जो फेज रहा वो क्राउन रूल, जो 1858 से लेकर के 1947 तक, यानी हमारे आज़ादी तक रहा ये रूल। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी थी, 1600 ईस्वी में भारत आता है व्यापार करने के उद्देश्य से, और धीरे धीरे यहाँ पर 1765 ईस्वी में उन्होंने जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और धीरे धीरे यहीं से उसका शक्तियों का विस्तार शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब कंपनी अब शासन में हस्तक्षेप करना शुरू करता है, तो ब्रिटिश सरकार उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेकर के आता है, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, और जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। इतना ही नहीं, इस प्रोविज़न में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी स्थापना किया गया था, और 1774 में कोलकाता में इसी एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो अगला एक्ट आया था, एक एक्ट इसके बाद सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं जिसको, वो आया था, जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट के जो भी खामियां थी या कमियां थी उसको सही करने के लिए। उसके बाद जो अगला एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इस एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो ये थे कि कंपनी का जो राजनीतिक और जो वाणिज्यिक, यानी कि बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल और जो कमर्शियल जो उसका काम था उसको अलग अलग कर दिया गया था, और साथ ही इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की गई थी कंपनी पर नज़र रखने के लिए। उसके बाद जो अगला एक एक्ट आया वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट की अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो इस एक्ट में गवर्नर जनरल को इसमें अधिक पावर दिया गया था, और इसमें यह भी प्रोविज़न दिया गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को या उनके सदस्यों को जो वेतन और भत्ता मिलेगा वो भारत के रेवेन्यू से ही मिलेगा। उसके बाद जो आपका अगला एक्ट आया था वो था अगला एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था। इस चार्टर एक्ट की जो अगर हम मेन प्रोविजंस की अगर बात करें तो इस चार्टर एक्ट के जरिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक मोनोपोली था भारत में व्यापार करने का, उस मोनोपोली को ख़त्म किया, और लेकिन इसके जो चीन के साथ चाय का व्यापार था वो 20 साल तक के लिए कंटिन्यू रखा गया था। उस मोनोपोली को कंटिन्यू किया गया था। और जो अगला आपका यहाँ पे एक्ट आया था 1833 का, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए थे, जो लाए गए थे, वो ये थे कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इस तरह जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बना था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके साथ ही जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कमर्शियल बॉडी था उसको चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। और साथ ही इसी एक्ट में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए एक
कंपटीशन की शुरुआत करने की कोशिश भी की गई थी, जिसमें भारतीयों के लिए भी एक पूरा मौका दिया जाने की बात कही गई थी, तो बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ था। उसके बाद जो आपका अगला एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो यह जो एक्ट था चार्टर एक्ट सीरीज का आखिरी एक्ट था और कंपनी रूल के लिए भी ये आखिरी एक्ट था। इस एक्ट के जो मेन प्रोविजंस थे उसको हम लोग देख सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल के परिषद के जो विधायी काम और जो प्रशासनिक काम हुआ करता था उसको अलग किया गया इस एक्ट से, और विधान पार्षद की व्यवस्था की गई। विधान पार्षद दैट मीन्स एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं जिसको, जो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह होता है, जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जो सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते थे इसमें भी उन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता था। और फिर इस एक्ट के तहत सिविल सर्विस परीक्षा की शुरुआत हुई थी इसी एक्ट के तहत। और फिर इस एक्ट के बाद फिर कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हो जाता है, जिससे कंपनी के रूल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। और उसके बाद जो रूल होता है वो क्राउन के हाथों से होता है। तो इसका जो टाइम था वो 1858 से लेकर के 1947 यानी कि आज़ादी तक का था। तो चूँकि कंपनी ने बहुत ज़्यादा शोषण किया था हमारे भारतीयों का, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था अंग्रेज़ों के प्रति। तो जब क्राउन के हाथों में शासन गया, सत्ता गई, तो उन्होंने सोचा कि हम जब शासन करें तभी कर पाएंगे जब हम इंडियंस को साथ में लेकर चलेंगे। तो उन्होंने कुछ उसके अकॉर्डिंग एक्ट लेकर के आए। जैसे पहला एक्ट लेकर के आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट को जो लाया गया था, तो इस एक्ट के जो कुछ प्रोविजंस थे उसमें जो गवर्नर जनरल का जो नाम जो पोस्ट था उस पोस्ट का नाम को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना था वो लॉर्ड कैनिंग बना था। इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी ख़त्म कर दिया गया, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से बना था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे बना था, एक्ट से बना था। इन दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया गया इस 1858 के एक्ट से। इस एक्ट के तहत जो द्वैध शासन जो था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और इस एक्ट में जो और भी प्रोविजंस थे उसमें भारत के लिए जो एक पोस्ट बनाया गया था भारत के राज्य सचिव नाम से, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम से। उसके बाद जो आपका अगला एक्ट आया था वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। ये पहला एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके जो मेन प्रोविजंस थे वो ये थे कि भारतीय प्रतिनिधि को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना, ये इसका अहम जो मेन एक इम्पोर्टेंट एक प्रोविजन में से था। साथ ही जो पावर का जो सेंट्रलाइजेशन था उसको ख़त्म किया गया, यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण किया गया। और फिर उसके बाद जो अगला एक्ट आया था 1861 के बाद 1892 का एक्ट। इस एक्ट में केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद हुआ करते थे उसमें जो गैर सरकारी सदस्य को चुना जाना था, नियुक्ति करना था, उसके लिए चुनाव का प्रावधान किया गया था। उसके अगर आगे की बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, तो इसको हम लोग मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस मिंटो ने मुस्लिमों के लिए अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था, यानी कि कम्युनल के बेस पे उसके इलेक्शन कराने की व्यवस्था की थी। इसलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद अगर हम बात करें जो अगला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 1919 का जो एक्ट था। इस एक्ट के जो मेन प्रोविजंस थे वो ये थे, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था किया गया था, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किया था। द्विसदनीय का मतलब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होगा, और साथ ही इसमें एक आयोग का भी गठन किया गया था जो कि हर 10 साल में इस एक्ट का रिव्यू करता और उसका जांच रिपोर्ट सबमिट करता। इसमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन को भी पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग को भी इसी एक्ट के तहत बनाया गया था। फिर उसके बाद जो अगला आपका एक्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह जो एक्ट था भारत में एक उत्तरदायित्व सरकार बनाने के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ था, क्योंकि ये जो एक्ट है हमारे भारत के जो संविधान है मौजूदा, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है फुल स्टॉप कोमा तक। और इसमें जो है 321 धाराएं थी और जिसमें 10 अनुसूची थी। और उसके बाद लास्ट में हमारे इंडिया की आज़ादी के टाइम में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। तो ये एक सफ़र था हमारे इंडियन पॉलिटी में जो उसके विकास का क्रम बना। और चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगला सेशन लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए